घटना चक्र बीपीएससी का पूर्वावलोकन का आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। इसमें करते हैं भारतीय इतिहास। इसका भाग है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8,500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहुआ प्रयागराज के जिले में वेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो कैलकोलिथिक युग बोलता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है। ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने उपकरण का प्रचलन है उसे प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो ये हुआ है लाल। ठीक है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौरान हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर बर्तनों को दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदुभान। मृदुभानों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर के हल्के भूरे लाल रंग का स्वरूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदुभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा नीचे हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ये है अर्ध ऐतिहासिक। ठीक है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेख कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये है उपयुक्त में से ई। इसमें है डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ठीक है। यहाँ नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मेहरगढ़ एक ये हो गया पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं स्नानागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम तथा मोर्टार्स द्वारा जोड़ा जाता था। पक्की ईंटों से निर्मित इमारत सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है,
तो ये लोथल को बोला जाता है। मिनी हड़प्पा। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण शहर में स्थित है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है जिसकी पहली खुदाई एस आर राव ने की थी। एस आर राव ने की, ये याद कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। हड़प्पा हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये लोथल हो गया, ठीक है। से रिपीट क्वेश्चन है लोथल, 2022 में आई है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज पुरास्थल अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो होते ई, इसका आंसर ई है, जिसमें कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला जैसी कला शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्धिस्ट की बहुसंख्य मूर्तियां बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुए हैं। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियां का निर्माण किया गया जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेंगसॉन के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को दिया जाता है। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी हुई है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने विरदत भारत पे अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक स्वरूप में एकवट किया था। नेक्स्ट, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो ये ई ऑप्शन होगा। ठीक है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख 13 बृहद शिलालेख से प्राप्त हुई है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये हो गया बनावली, हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित बनावली टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है बनावली से। याद रखिएगा दोस्त, क्वेश्चन आता है। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये हो गया कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में पक्के मीट की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे निकट लोथल में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत की साक्ष्य मिला है। गुजरात के धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये B.A. स्मिथ नहीं थे। ठीक है, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने
हड़प्पा के वृहद स्तर पर उत्खनन को प्रारंभ करवाया था। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य में से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुल अन्य विद्वान एन के दीक्षित, अर्नेस्ट मैक, ऑरेल स्टील, एन घोष, जेपी कुरोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये इंडो-लॉस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। देखो, बोगजोकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। बोगजोकोई एशिया माइनर में 14वीं सदी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नागसक देवताओं का आवाहन करते थे। मिलान करने के लिए बोल रहा है। इसमें नवीन नवपाषाणकालीन एवं नवपाषाणीन स्थलों का है। ठीक है, इसमें देख लीजिए मैम, ऑप्शन सी हो जाएगा। उतनूर तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में, गुफरकराल कश्मीर में और पयमपल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा भी मिलान करने वाली है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। महाजनपद और राजधानी है मल्ल कहाँ हो गया, कुशीनगर में। अंग का राजधानी हो गया चंपा, गंधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? यह है पारुष्णी नदी। 10 राजाओं का युद्ध पारुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। तो अभी रावी नदी को पहले पारुष्णी नदी कहा जाता था। ठीक है, जिसमें भरत जन राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख अनु, ध्रुव, यदु, पुरु और तुशुगु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित थे, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? उपयुक्त से कोई नहीं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ये 2023 में क्वेश्चन आई है। भारतीय प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसमें भी ऑप्शन ई हो जाएगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित है। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था और अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक काल का साम्राज्य था। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, 68 में बीपीएससी। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की है? तो ये की है सी, रुद्रदामन। रुद्रदामन 130 से 150 ईसा एक जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? यह गुप्त कला के। ठीक है, देवगढ़ का दशावर मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्त कालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा जिले में निर्मित गढ़वा मंदिर गुप्त कालीन है। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेद का कौन सा मंडल
पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये 9वां मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। 9वें मंडल मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजुबन चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उत्पत्ति उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संगीता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे समर्पित है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है दोस्तों, ठीक है। सोम और उसके पे पर नामकरण देवता, नामकृत देवता, ठीक है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इससे इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक। परमाणु सिद्धांतों का प्रतिपादक वैशेषिक है, ठीक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कुंडल ग्राम में है। ऐसे याद कर सकते हैं, महावीर कुंडल पहन करके जन्म लिए एंड पायल पहनते हुए मृत्यु हो गई। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में था। पहले इस 544 भी 540 ईसा पूर्व भी माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रिय थे, संघ प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्रातीत देखिए यहाँ पे बता दिया गया है एनसीईआरटी में 540 उद्धृत है। इस आधार पर अनेक अन्य प्रशासकों ने जन्म क्योंकि इनकी तिथि थोड़ी सी भ्रम है इसमें तिथि। महावीर का सही जन्म स्थान इसमें देखिए यहाँ पे कहा गया है महावीर स्वामी का जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व उचित है। लेकिन अगर दोस्त अगर 599 नहीं हो तो 540 रहेगा, तो 540 आप मार सकते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुई है, ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो पावापुरी। मैंने कहा था कि कुंडल पहन के जन्म ली है, पायल पहनते हुए मृत्यु हुई है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था और पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। उनसे प्रियदर्शन नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। उनका प्रथम शिष्य था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पुराण पूर्वकालिक जैन ग्रंथ। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुतविजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये भी महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिपादन करता है? तो सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा, ठीक है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्ति की पूजा
पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ पे। देखते हैं इसको। 6 वर्षों के साधन के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम वर्तमान सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख दुख के कारण, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान के संबंधित है। ये 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली, कौशल राज आदि गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म प्रचार कौशल राज में किया गया है। ध्यान देने योग्य बात है, सबसे अधिक बौद्ध धर्म प्रचार कौशल राज में हुआ है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद खाने को दिया। इससे रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल राज के राजधानी पहुंचे। यही 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की त्रिपिटक। विनय पिटक में नियमों तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार संग्रह है। जुत पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का ग्रहण है तथा अभिधम पिटक बौद्ध के दार्शनिक है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन और सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। ठीक है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे निर्वात के लिए कठोर साधन एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इनके विपरीत महावीर स्वामी कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग आवश्यक बताया। बोध गया में बौद्धि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये पंचम और षष्ठी, इसमें मतभेद है। ठीक, आइए देखते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बौद्धि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हवेइंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद यह स्थल पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नए नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कर्निघन ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसके गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है।
एक अन्य तथ्य के अनुसार यह ब्रिज क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शोक, 1 बार पुरुवर्मा तथा अंत में कर्णिघन द्वारा लगाया गया था, अतः यह 36 पीढ़ी का ब्रिज है। बिहार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ठीक, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया गया है? तो ये आजीविका संप्रदाय के लिए। ठीक है, मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला को पुनर्विकसित हुआ है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ, ठीक है, दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ी को काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि नाम गुफा प्रमुख है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापन कौन है? तो मकली घोषाल। ठीक, मकली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर के शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्वत नियंत्रण एवं संचालित होते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। यहाँ पे क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ने भी राजधानी रखा है। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो ये उदयन द्वारा किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। मिलान करना है। ठीक, हाँ, इसमें स्थल है अहाड़। अहाड़ कहाँ है? बनारस। अहाड़ कहाँ है? बनारस। का था काली सिंह, स्वालदा ताप्ती और मालवा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। किस शासन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो ये की थी उदयन ने। मगध के हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थापित पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर में राजगिरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। वैशाली की लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। यह था वैशाली युद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी 25 संख्या में सर्वप्रमुख थे। ठीक है, एक क्वेश्चन, 50 तक आज हम करेंगे दोस्त, फिर नेक्स्ट वीडियो में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगिरी थी। ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश थे। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासन था, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश के संबंधी था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक था।
मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो ये हर्यक वंश है।